नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इंडिया की इस ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे भारत के परिचय की बात कर रहे थे। ठीक है, हम भारत के परिचय बात कर रहे थे। तो देखिएगा, हम पढ़ रहे थे भारत का परिचय पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, यानी भारत की ज्योग्राफी का ये पहला पॉइंट पढ़ रहे थे। भारत की ज्योग्राफी का पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछली 4 क्लासों में हमने यही पढ़े थे। और अब बात करेंगे भारत के परिचय में विवादित क्षेत्रों की बात करेंगे। कुछ पॉइंट बचे हैं तो इस क्लास में इनको पूरा कर देंगे। भारत के परिचय को ये लास्ट क्लास है। ठीक है, तो टोटल ध्यान रखेंगे। पिछली क्लासों में आप यही ध्यान रखेंगे कि क्या क्या पढ़ाया गया और ध्यान से अध्ययन करें। ठीक है, हर बात को डिटेल से बताया गया। ठीक है, तो आप देखिए, भारत के परिचय में विवादित क्षेत्रों की मैं बात करूं तो विवादित क्षेत्रों की अगर बात करें तो देखिए, आप एक बात ध्यान रखेंगे, सर विवाद तो हमारे प्रत्येक देश के साथ है। अब जिन जिन देशों के साथ हमारा भारत का विवाद क्षेत्र है उनको देख लेते हैं, हम किस किस साथ कौन कौन से क्षेत्र विवाद है। तो देखिए, मैं एक बात करूं, विवादित क्षेत्रों की मैं बात करूं तो नंबर 1 में बात करूं चीन व भारत का विवाद है। चीन और भारत का विवाद में देखूं, विवादित क्षेत्र में देखूं तो चीन और भारत के विवादित क्षेत्रों की मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखिए, चीन और भारत के विवादित क्षेत्रों में मैं देखने की बात करें तो एक बात ध्यान रखेंगे। आप क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप, सर एक बात ये है कि चीन और भारत के बीच में विवाद क्या क्षेत्र है। तो नंबर 1 की मैं बात करूं, एक तो दक्षिण चीन सागर है। दक्षिणी चीन, एक तो आप ध्यान रखेंगे दक्षिणी चीन सागर है। दक्षिण चीन सागर ये विवादित है। दक्षिण चीन सागर विवाद है। ये किस चीज को लेकर विवाद है दक्षिण चीन सागर में, तो आप ध्यान रखेंगे दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा, देखिए आप थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि दक्षिण चीन सागर है कहाँ पर। तो देखिए, आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप, ये एशिया में, आप एक बात ध्यान रखेंगे, चाइना से लेकर यानी जापान, ये जापान है। ठीक है, ये जापान है। ठीक है, ये जापान है। इस जापान देश के पास से आप देखेंगे उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के पास में, ये देखिए आप, ये पूरा क्षेत्र और सुमात्रा, अंडमान निकोबार तक आएंगे हम, मतलब अंडमान निकोबार ये है, यानी इसके पे सुमात्रा है। ये पूरा क्षेत्र, ये देखिए आप, ये पूरा, ये क्या है, दक्षिण चीन सागर। ये तो दक्षिण चीन सागर ही है। इससे ऊपर वाला जो भाग है ये है पूर्वी चीन सागर और ये दक्षिण चीन सागर। ये दक्षिण चीन सागर है और ये पूर्वी चीन सागर है। ठीक है, 2 सागर है। यानी जापान के नीचे वाला भाग ये तो पूर्वी चीन सागर और ये यहाँ से, यानी आप बात करेंगे सर यहाँ सुमात्रा से लेकर, ठीक है, सुमात्रा से लेकर आप ताइवान तक बात करेंगे, ताइवान देश तक। ताइवान देश, ये ताइवान देश है। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। आप ये देखिए, आप यहाँ ताइवान देश है, ये ताइवान है, ताइवान देश है। ताइवान देश की राजधानी ताइपे। ठीक है, और ये सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। तो यहाँ सुमात्रा द्वीप है। अब आप देखिए, ये पूरा जो मैं नीचे वाला भाग बता रहा हूँ, ये पूरा भाग है, ये जो भाग है ये दक्षिण चीन सागर है। दक्षिणी चीन सागर है और दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। इससे ऊपर वाला कौन सा है, पूर्वी चीन सागर है। ठीक है, तो ताइवान से नीचे वाला भाग, ताइवान देखिए चीन के पास में ही है, चीन वाली सीमा के पास में ही। हालांकि ताइवान चीन से फोरमोसा जलसंधि से अलग हो रहा है। ताइवान, चीन और ताइवान के बीच में फोरमोसा जल संधि है। तो ये दक्षिण चीन सागर है, विश्व का सबसे बड़ा सागर है। विश्व का सबसे बड़ा सागर है। और विश्व में देखिए आप, विश्व का सबसे बड़ा उपसागर बोले तो कौन सा है, हडसन है। हडसन की खाड़ी ये कनाडा के पास में स्थित है। हडसन, ध्यान रखेंगे, हडसन की जो खाड़ी है ये विश्व की सबसे बड़ी तटवर्ती खाड़ी है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा उपसागर भी है। उपसागर है, विश्व का सबसे बड़ा उपसागर, ये ध्यान रखेंगे, हडसन की खाड़ी। और विश्व की सबसे बड़ी तटवर्ती खाड़ी भी यही है। और ये दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। और ये भूमध्य सागर, आप ध्यान रखेंगे, भूमध्य सागर जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है, भूमध्य सागर
ये भूमध्य सागर विश्व में सर्वाधिक देशों से सीमा लगाने वाला सागर कौन सा है? भूमध्य सागर है। और आप ध्यान रखेंगे ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो इतनी बात आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, जितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो उतनी चीज़ें आगे क्लियर होंगी, ठीक है। मैं इसीलिए परिचय में लगभग बातें आपको क्लियर करवा रहा हूँ, तो आगे वाले पॉइंटों में आप ध्यान से मज़ा आने वाला, ठीक है। तो सुमात्रा द्वीप से तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सागर, दक्षिण चीन सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर, सर्वाधिक देशों से सीमा लगाने वाला सागर कौन सा है? भूमध्य सागर। हडसन विश्व का सबसे बड़ा उपसागर है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक सागर, उसका नाम है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर, ये देखिए आप, सारगेसो सागर। इसे अटलांटिक महासागर का खेल मैदान भी कहा जाता है। ये घास के मैदान जैसे दिखाई देता है, यानी अटलांटिक महासागर, यानी सागर में सागर, महासागर में सागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर का है। तो देखिए यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे आप, इतनी बात समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ से एक बात और ध्यान रखेंगे, मैं क्या समझा रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो ही चीज़ें कम समझ में आएंगी। ये है अटलांटिक महासागर, जिसकी आकृति एस है। जिसकी आकृति कैसी? एस है। ये अटलांटिक महासागर है जिसकी आकृति एस है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये प्रशांत महासागर है। ये कौन सा प्रशांत है? ये पश्चिमी प्रशांत है, ठीक है। और ये कौन सा प्रशांत है? ये पूर्वी प्रशांत है, पूर्वी प्रशांत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे आता है, ठीक है। 1 नंबर पे कौन सा आता है? प्रशांत है। 2 नंबर पे कौन सा आता है? अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर 2 नंबर पे आता है। और 3 नंबर पे आता है हिंद महासागर। ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, हिंद महासागर ये 3 नंबर पे आता है। और 4 नंबर पे ये सागर आता है जो ऊपरी भाग में, इसका नाम है आर्कटिक। आर्कटिक महासागर ये 4 नंबर पे आता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे और आगे हम पॉइंटों में बढ़ते रहेंगे। आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिए, आप हर चीज़ को ध्यान से समझिए, ठीक है। चलें आगे। तो आप अब हमारे पॉइंट पे आ जाओ वापस। आप कौन से पॉइंट पे थे? हम वो पॉइंट वापस आ जाइए आप। देखिए हम कौन से पॉइंट पे थे, ये देखिए आप, हम थे विवादित क्षेत्रों में। तो विवादित क्षेत्रों में मैं बात करूँ, दक्षिण चीन सागर का विवाद क्या है। मैंने दिखा दिया आपको दक्षिण चीन सागर कहाँ स्थित है। तो दक्षिण चीन सागर में विवाद क्या है, तो उस विवाद की अगर मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर क्या विवाद है। तो देखिए आप क्या विवाद है सर। विवाद क्या है? ये किसी द्वीप को लेकर, देखिए आप, एक तो पार्सन द्वीप और स्प्रेकले द्वीप, स्प्रेकले द्वीप को लेकर। इन द्वीपों पर चाइना अपना अधिकार जताता है, जबकि भारत इसमें बीच में टांग अड़ाता है। भारत बोलता है कि आपका नहीं है, और छोटे देश बोलते हैं आपके नहीं है, ये दक्षिण चीन सागर में, ठीक है, जबकि चाइना अपना बताता है। तो भारत दक्षिण चीन सागर में स्थित देशों का साथ देता है। तो ये एक विवाद को लेकर, इन द्वीपों को लेकर विवाद बन रहा है, स्प्रेकले और पार्सन द्वीप को लेकर ये विवाद है, दक्षिण चीन सागर का विवाद, आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं विवादों की बात करूं तो देखिए आप, और विवाद क्या है, और चाइना और भारत के बीच में और विवाद क्या है, तो आप बताएंगे सर इसके अलावा क्या विवाद है। एक ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद है, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद है, ये भी विवाद है। भारत, देखिए चाइना ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकता है और भारत इसका विरोध करता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल ध्यान रखें कौन सी नदी को लेकर चाइना और चीन, भारत के बीच में विवादित है, तो आप ब्रह्मपुत्र नदी का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और तीस्ता नदी की हम बात करेंगे, वो तीस्ता नदी विवाद है, आगे मैं बात करूंगा बांग्लादेश के बारे में। तो वो तीस्ता नदी बांग्ला और भारत के बीच में स्थित है, ठीक है, विवादित में, ठीक है। ये 2 चीज़ होगी। इसके बाद में मैं तीसरे की अगर बात करूँ, चाइना में तीसरे की मैं बात करूँ, तो आप ध्यान रखेंगे तवांग क्षेत्र, कौन सा है? तवांग क्षेत्र विवाद। ये तवांग क्षेत्र विवाद है। तवांग क्षेत्र कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और चाइना कहता है ये हमारा है, भारत कहता है ये हमारा है, ठीक है। तो ये इसको लेकर, तवांग क्षेत्र को लेकर भी अरुणाचल प्रदेश वाले को क्या है? विवाद है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे विवादित क्षेत्र तवांग क्षेत्र। और अगर मैं बात करूं तो देखिए और विवादित क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए आप नंबर 4, भारत और चीन की बात हो रही है। और भारत और चीन में
अगला विवाद कौन सा, मैं 4 नंबर विवाद लिखने जा रहा हूं, तो आप ध्यान रखेंगे 4 नंबर, मोतियों की माला, मोतियों की माला, ये ध्यान रखें। मोतियों की माला ये क्या है, देखिए आप ध्यान से देखिए, मोतियों की माला ये विवादित क्या है, तो आप ध्यान से देखिए आप क्या विवाद है। तो ये मोतियों की माला की मैं अगर बात करूं, देखिए भारत है, ठीक है, ये देखिए आप, ये बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से एक बात देखिए आप, क्या देखेंगे, ये शिजियांग क्षेत्र है, ये शिजियांग प्रांत है, किसका, चाइना का, बात समझ पा रहे हैं, ये चाइना का शिजियांग प्रांत है, ठीक है। और यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, ये है एलओसी और ये एलएसी है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, देखिए अभी बात करेंगे, ये तवांग क्षेत्र, ये डोकलांग क्षेत्र, ठीक है, डोकलांग क्षेत्र, तवांग क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब देखिए आप क्या करना है, ठीक है, ये तिब्बत वाला मानसरोवर वाला क्षेत्र हो गया। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डोकलाम क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश का कौन सा, तवांग क्षेत्र है, ठीक, बात समझ रहे हो। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप, तवांग क्षेत्र, ठीक, तवांग क्षेत्र। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है, क्या समझना आपको, ध्यान से देखिए, ये देखिए आप ध्यान से इस बात को समझेंगे कि शिजियांग प्रांत से लेकर, शिजियांग प्रांत से अक्साई चीन से, ये देखिए आप, अक्साई चीन से ये आता है डोकलांग क्षेत्र से आता है, ठीक है, और फिर ये जाता है तवांग क्षेत्र तक, इसको जोड़े, ठीक है। ये देखिए आप, ये हाईवे बनाया है चाइना ने, क्या बनाया है, हाईवे बनाया है, हाईवे बनाया है, चाइना ने एक हाईवे बनाया है शिनजियांग प्रांत से लेकर, और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को, तो आप बोलेंगे इस क्षेत्र को कहते हैं सोडा मैदान, क्या कहते हैं, सोडा मैदान, या भी इसको कहते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन, ये देखिए आप, ठीक है, अक्साई चीन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मैं क्या समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे इस बात को। इस लाइन का नाम क्या है, LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, और इस लाइन का नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो लद्दाख वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र लद्दाख वाला है, ये लद्दाख वाला, यहाँ जो रेखा है उसका नाम है LOC, और जो अक्साई चीन है, जो चीन के अधिकार में है, ये अक्साई चीन, ये है LAC। चीन वाले क्षेत्र की ओर LAC है, और लद्दाख वाले क्षेत्र की ओर क्या है, LOC है। हमारे लद्दाख के साथ ये सीमा लगती है, उसका नाम क्या है, LOC, और अक्साई चीन के साथ लगती है, उसका नाम क्या है, LAC है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, दोनों लाइन ध्यान रखेंगे। तो शिनजियांग प्रांत से ये देखिए, यहाँ इन क्षेत्रों को, शिनजियांग प्रांत से ये जोड़ता है इन क्षेत्रों को रोड लाइन के द्वारा, ठीक है। और फिर क्या करता है चाइना, देखिए आप, इसी क्षेत्र से, ये है आपका, ये देखिए आप, ये आपका है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है। इस सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से क्या करता है, देखिए आप, सियाचिन ग्लेशियर से ये क्षेत्र इधर आता है, और पाकिस्तान से आता हुआ ये आता है जवागद्र बंदरगाह से आता है, और जवागढ़ बंदरगाह से ये जोड़ता है मालेदीप, माले को जोड़ता है, और माले से श्रीलंका को जोड़ता है, और श्रीलंका से ये जोड़ता है बांग्लादेश को। अब देखिए आप क्या करता है, ये जवागदर क्या है, जवागदर बंदरगाह स्थित है, ठीक है, जवागदर बंदरगाह। अब ध्यान से समझिए आप, पाक, मैं क्या समझा रहा हूँ आप एक बार देख लीजिए, मैं एक बार बता देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये जवागदर, जवागदर जो बंदरगाह वो कहाँ स्थित है, पाक में। मैं क्या समझा हूँ आप समझ पाओगे इस बात को। फिर ये जो माले, माले बंदरगाह मालदीव में, हवन टोटो, हवन टोटो बंदरगाह ये कहाँ है, श्रीलंका में,
ये क्या है, चटगांव है, ये बांग्लादेश में है बंदरगाह। ठीक, ये बंदरगाह है, ये बंदरगाह है, ये बंदरगाह है और ये बंदरगाह है। अब आप ध्यान से समझेंगे कि मोतियों की माला क्या है। देखिए आप, चाइना क्या करता है, देखिए आप, चाइना क्या करता है, ध्यान से समझो। जवाब अगर बंदरगाह यानी पाक से ले लिया, ठीक है, यहाँ राशि दे दी, इसको भारी मात्रा में राशि दे दी और अपने अंडर में ले लिया। किसको, पाक वाले बंदरगाह को, इसका नाम क्या है, जवागदर। फिर यहाँ से मालदीव के पास में ले लिया माले, तो इस क्षेत्र को इससे जोड़ दिया जलीय मार्ग को। फिर इस जलीय मार्ग को श्रीलंका से जोड़ दिया। श्रीलंका वाला कौन सा लिया, हवन टोटो, ये ध्यान रखेंगे आप, ये माले, ये हवन टोटो, ये जवागदर। फिर जवागदर को जलीय मार्ग से जोड़ दिया किसको, चटगांव से। चटगांव मतलब बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है, चटगांव बंदरगाह है, ये बंदरगाह है, इन बंदरगाहों को जोड़ दिया। फिर यहाँ आने के बाद में यहाँ इसने क्या कर दी, हाईवे निकाल दी। क्या कर दी इसने, हाईवे निकाल दी। और ये हाईवे किधर से जा रही है, तो आप बताएंगे सर ये लद्दाख पीओके से जा रही है और ये शिनजांग प्रांत में जा रही है, शिनजांग प्रांत में जा रही है। ये क्या है, हाईवे है। फिर रोड मार्ग के द्वारा ये पीओके से जाता है और कहाँ जाता है, शिनजांग प्रांत में जाता है। कौन, चाइना। और इसी प्रांत से इन दोनों को यहाँ, ठीक है, ये विवादित क्षेत्र कौन सा है, तो ये देखिए आप, सियाचिन क्षेत्र भी क्या है, एक विवादित क्षेत्र है, ठीक है, सियाचिन क्षेत्र भी क्या है, विवादित क्षेत्र है। ये चाइना कब लेता अपना अधिकार में, 1963 में अधिकार में लेता है, ठीक है। और सोडा मैदान को कब अधिकार में लेता है, 1962 में अधिकार में लेता है। सोडा मैदान को हम अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सोडा मैदान के साथ में जो लाइन लगती है उसको बोलते हैं LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। और जो पीओके के साथ में, ये क्या है, पीओके है, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, आज वर्तमान में किस में आता है, लद्दाख में आता है, पीओके लद्दाख में आता है, ठीक है। तो पीओके से जो सीमा लगी उसका नाम क्या है, LOC, और वो क्या, कौन सी है, LAC है। बात समझ पा रहे हैं, LAC और LOC, ठीक है। तो इसको सोडा मैदान भी कहते हैं, अक्साई चीन भी कहते हैं। 1962 में चाइना अपना अधिकार में लेता है। इसको कब लेता है, 1963 में लेता है। सियाचिन ग्लेशियर वाला जो कुछ भाग है उसको 1963 में अपना अधिकार में लेता है। तो अब आप बताएंगे सर इस मार्ग को फिर किससे जोड़ता है, तो सियाचिन, देखिए अक्साई चीन से लाता है, फिर इस मार्ग को कहाँ जोड़ता है, तो आप आएंगे, ये कहाँ आता है, तिब्बत में आता है, तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। तिब्बत से जोड़ने के बाद में कहाँ जोड़ता है, तो आप देख लीजिए किसे, डोकलांग क्षेत्र से जोड़ता है। फिर इसको कहाँ जोड़ता है, तवांग क्षेत्र से जोड़ता है। तो तवांग क्षेत्र भी एक विवादित क्षेत्र हो गया, सियाचिन भी एक विवादित क्षेत्र है। इन पूरे भाग को हम कहेंगे, ये देखिए आप, एक माला सी बन गई, इस भाग को हम कहेंगे मोतियों की माला। तो मोतियों की माला जब है, मोतियों की माला जो विवादित क्षेत्र है उसमें कौन कौन से बंदरगाह आएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे, चटगांव बंदरगाह, हवन टोटो, माले बंदरगाह, जवागदर बंदरगाह, ठीक है। फिर लाइन रोड, हाँ, रोड लाइन के द्वारा किसको जोड़ा गया, शिनजियांग प्रांत को जोड़ दिया। शिनजियांग प्रांत से अक्साई चीन से आता हुआ फिर कहाँ तक जोड़ दिया, तवांग क्षेत्र से जोड़ दिया। तो तवांग क्षेत्र भी अरुणाचल प्रदेश और चीन, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो चीन भारत के बीच में विवादित क्षेत्र है, ठीक है। डोकलांग क्षेत्र की बात आपको पता है, डोकलांग में विवाद चल रहा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये एक विवादित है। इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, ये देखिए मोतियों की माला बन गई। फिर यहाँ से ये कहाँ जाता है, ये दक्षिण चीन सागर में जाता है और फिर चाइना ऊपर चली गई, ठीक है। ये सिस्टम है, इसको बोलते हैं मोतियों की माला। तो ये 4 नंबर विवादित क्षेत्र थे, मोतियों की माला। मोतियों की माला में कैसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे, मोतियों की माला में क्वेश्चन पूछेंगे आप कौन कौन से बंदरगाह है, ठीक है। इस प्रकार से चाइना भारत को चारों ओर से घेर रखा है, बात समझ पाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप, मोतियों की माला। अब मैं बात करता हूँ आगे वाले क्षेत्रों की। इसी में देखिए, अब मैं बात करता हूँ चाइना और भारत के बीच में 5वें क्षेत्र की बात करता हूँ, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो ये देखिए आप, सियाचिन ग्लेशियर, ये क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे, मैं नॉर्मल बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप, ये वाला जो क्षेत्र है, जो चाइना है, किसको देता है, चीन को देता है। कब अधिकार में करता है, 1963 में, ध्यान रखेंगे, 1963 में इस क्षेत्र को अपने अधिकार में करता है कौन, चाइना। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी चीन और भारत के बीच में क्या है, विवादित है। और सियाचिन ग्लेशियर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में भी क्या है, विवाद है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है।
तो ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे चाइना और किसके बीच में। अब मैं बात करता हूँ, देखिए अब मैं बात करता हूँ आगे वाले, ये विवादित क्षेत्र है। अब आगे वाले विवादित क्षेत्रों में चले तो क्या विवादित क्षेत्र आप बात करेंगे सर। अगला वाला विवादित देखो तो भारत और बांग्लादेश के बीच में देखते हैं, बांग्लादेश प्लस भारत के बीच में देखते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच में अगर विवादित देखें तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, तीस्ता नदी को लेकर है। किसको लेकर है? तीस्ता नदी को। ठीक है, ठीक है, एक विवाद तो ये ध्यान रखेंगे। एक विवाद आप ध्यान रखेंगे किसको लेकर है? न्यूमुर द्वीप को लेकर। वर्तमान में न्यूमुर द्वीप को लेकर जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, न्यूमुर द्वीप को लेकर और तीस्ता नदी को लेकर विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। पहले एक विवाद और था, 3 बीघा गलियारा विवाद था, लेकिन 1915 में मोदी सरकार और शेख हसीना ने मिलकर दिल्ली में बैठक की थी 2015 में, तो वो विवाद तो क्लियर हो गया था। 2015 में मोदी और शेख समझौता हो गया था। 2015 में 3 बीघा गलियारा का विवाद हट गया था। ठीक है, तो मोदी जी वहाँ से 51 लेते हैं, मोदी जी भारत के लिए 51 गांव लेते हैं किससे? बांग्लादेश से, और उनको 111 देते हैं। तो वो विवाद तो खत्म हो गया था। ठीक है, उसका नाम था 3 बीघा गलियारा। भारत कितने गांव देता उनको? 111, और भारत कितना लेता वहाँ से? 51। ये कब पूरा हुआ था? 2015 में पूरा हो गया था। उसका नाम था शेख मोदी समझौता। 2015 में ये पूर्ण रूप से समझौता हो गया था, उसका नाम था 3 बीघा गलियारा समझौता। वर्तमान में कितने? 2 ही है, ये ध्यान रखेंगे। तो आप समझ पाए होंगे, 2 ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब और देखिए आप और किसके बीच में, तो आप बताएंगे सर भारत प्लस श्रीलंका की बात करें सर। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या विवाद है, तो आप ध्यान रखेंगे। एक तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक विवाद, तो आप ये ध्यान रखेंगे, कच्चा तिबू द्वीप है। कच्चा तिबू द्वीप को लेकर है, जो कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कच्चा तिबू द्वीप को लेकर है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक किसको लेकर है? ठीक है, तमिल सिंहली भाषा को लेकर। किसको लेकर? सिंहली भाषा, ये ध्यान रखेंगे आप, सिंहली भाषा, सिंहली भाषा को लेकर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिंहली भाषा मतलब मछुआरे, भारत के मछुआरे को पकड़ लिया जाता है, वो सिंहली भाषा बोलता है, बोले तो आज छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते। तो सिंहली भाषा को लेकर भी एक विवादित क्षेत्र है। ठीक है, तो कोई खास मैटर नहीं है। आप कच्चा तिब्बू को स्पेशल ध्यान रखें। कच्चा तिब्बू द्वीप एक विवादित क्षेत्र है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अब देखिए आप, और अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखें, और अगर बात करें तो देखिए आप और क्या विवादित है, तो आप बात करेंगे भारत और पाक के बीच में। पाक भारत के बीच में क्या क्या विवाद है? इतने विवाद है कि बता नहीं सकते। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आप कौन कौन सी विवाद है। एक तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर है। ठीक है, एक तो सियाचिन तुलबुल परियोजना को। ठीक है, एक तो बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में, बगलिहार परियोजना को लेकर है। एक तुलबुल परियोजना को लेकर है जम्मू कश्मीर में, तुलबुल परियोजना को लेकर है। एक किशनगंगा परियोजना को लेकर है, किशनगंगा परियोजना को लेकर है। ठीक है, एक आतंकवाद को लेकर है। ठीक है, ये विवाद है। ठीक है, बगलिहार परियोजना, तुलबुल परियोजना, किशनगंगा परियोजना, आतंकवाद, ये तो है ही नॉर्मल, आतंकवाद तो है ही है। ठीक है, ये तो खत्म करने वाला भी नहीं पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, और किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और बगलिहार परियोजना नॉर्मल ध्यान रखना कौन कौन से। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप सियाचिन ग्लेशियर, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा सियाचिन कहाँ स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर एक तो 1984 में विवाद, एक तो 1984 का, ठीक है, और एक 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर सियाचिन ग्लेशियर को लेकर 2 विवाद देखिए, 1984 और पाकिस्तान को देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान के विरुद्ध है, पाक के विरुद्ध है भारत एक अभियान करता है, मेघदूत। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध मेघदूत अभियान
मेघदूत ऑपरेशन चलाता है कब? 1984 में, इंदिरा गांधी के समय 1984 में चला था पाकिस्तान के विरुद्ध सियाचिन को लेकर। कौन सा मिशन? तो आप ध्यान रखेंगे, तो कौन सा है? मेघदूत। ठीक है, मेघदूत चलाता है, ऑपरेशन मेघदूत चलाता है। ठीक है, और 1999 पाक के विरुद्ध सियाचिन को लेकर पाक के विरुद्ध चलाता है। तो आप ध्यान रखेंगे ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाता है कब? 1999 में ऑपरेशन विजय। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय ऑपरेशन विजय, और ये इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, ये मेघदूत है और ये विजय है, तो इन दोनों को लेकर ठीक है ये चलाता है। और सियाचिन ग्लेशियर की बात मैं करूँगा जब मैं हिमालय पढ़ूंगा तब। ये विश्व का मतलब हिमालय 72 किलोमीटर लंबा ये सियाचिन ग्लेशियर भारत में सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, ये बात हम करेंगे आगे। और यहाँ पर केटू भी स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। ये हिमालय में बात करेंगे। विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, ये बात भी हम करेंगे। लेकिन ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे, ये मेघदूत ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन मेघदूत, ये कब चलाया गया, ये कब चलाया गया, तो ध्यान रखेंगे। और नॉर्मल चीज़ ये ध्यान रखेंगे कौन कौन सा विवाद है, कभी कभी आ जाता है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कम मानते। ठीक है, तो ये विवाद था, तो ये विवाद आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अगले वाले पॉइंट में चलें तो जनसंख्या को लेकर देखिए, जनसंख्या का वैसे स्पेशल हम पॉइंट पढ़ेंगे। जनसंख्या का तो अलग से एक टॉपिक चलता है, आपको पता है, तो उसको वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मल कॉन्सेप्ट में जनसंख्या का बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे जनसंख्या दिवस कब बनाते हैं? 11 जुलाई को बनाते हैं। फिर टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, पहली जनगणना कब हुई थी? जनगणना प्रथम, तो आप बताएंगे सर 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, व्यवस्थित कब हुई थी? व्यवस्थित रूप से कब हुई थी? तो व्यवस्थित रूप से कब हुई थी तो आप बताएंगे सर 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय। व्यवस्थित रूप से कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, जबकि पहली कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ठीक है, ये 2011 की जनगणना है। ये कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की, 15वीं थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में कौन सी थी? 7वीं। 21वीं सदी की कौन सी थी? 21वीं सदी की ये कौन सी थी? दूसरी थी। कौन सी थी? दूसरी थी। 21वीं सदी की कौन सी थी? दूसरी थी। स्वतंत्रता के बाद में 7वीं थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। और वैसे कौन सी थी? 15वीं थी। 1981 में रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने व्यवस्थित रूप से प्रारंभ की थी जनगणना। कभी स्टार्ट हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। क्या ध्यान रखेंगे? और देखिए आप क्या ध्यान रखेंगे, 1900, देखिए अब 1911 से 1921 के बीच में कम बढ़ती है जनसंख्या में। कम वृद्धि कब होती है? 1921 से 1911 से 1921 में कम वृद्धि होती है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कब होती है? 1981 से 91 के बीच में होती है। 1981 से 91 के बीच में अधिक वृद्धि होती है जनसंख्या में। ठीक है, जनसंख्या विभाजन किस वर्ष को माना जाता है? 1921 को। जनसंख्या का विभाजन कौन से वर्ष को माना जाता है? महान विभाजन किस वर्ष को माना जाता है? 1921 में। 1981 से 91 के बीच में कम जनसंख्या बढ़ी, सॉरी अधिक बढ़ी। कम कब बढ़ी? 11 से 21 के बीच में। नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, मैं पूरे भारत के जनगणना का एक टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, जनगणना 15वीं 7वीं स्वतंत्रता के बाद में 21वीं सदी की कौन सी है? दूसरी है। 81 में व्यवस्थित रूप से स्टार्ट हुई, 72 में मेयो के समय, और 11 जुलाई को क्या बनाते हैं? जनसंख्या ये बनाते हैं, दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आप ध्यान रखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए, आप राज्यों की मैं बात करूँ, राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य देखिए तो 1 नंबर पे कौन आएगा? तो आप बताएंगे सर सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में। 2 नंबर पे कौन आएगा? महाराष्ट्र आएगा। 2 नंबर पे कौन आएगा? महाराष्ट्र आएगा। फिर कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है, बिहार आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए आप, ये देखिए आप, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल।
जनसंख्या की दृष्टि से ध्यान रखेंगे आप सबसे ज़्यादा किस में, यूपी में, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप नॉर्मल। और राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का कौन सा स्थान है ये आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, राज्य ध्यान रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, जिले की मैं अगर बात करूँ, जिला जनसंख्या की दृष्टि से अगर मैं जिलों की बात करूँ तो आप बताएंगे सर बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है, तो आप बात करेंगे ठाणे। कौन सा है, ठाणे है, ठाणे। ठीक है, महाराष्ट्र का ठाणे जिला जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। और अगर मैं छोटे जिले की बात करूं, भारत का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से तो असम का दिबनग घाटी है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का दिबनग घाटी है। अरुणाचल प्रदेश का दिबनग जो घाटी है, दिबनग घाटी है, वो सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा कौन सा है, ठाणे है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठाणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये जिले हैं और ये क्या है, राज्य है। ठीक है, ये नॉर्मल मैंने बात बताई है, बाकी मैं जनसंख्या में पूरी बात बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। कुछ बातें अगर मान लो ध्यान रखें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आप ध्यान रखेंगे यूपी है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो ये भी ध्यान रखेंगे सिक्किम है। सबसे छोटा राज्य कौन सा, सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अच्छा अब देखिए भारत विश्व में, देखिए मैं कुछ देशों की बात कर रहा हूँ तो विश्व के, भारत अगर दूसरे नंबर पे है तो विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से कुछ देश देखें। विश्व में अगर मैं देशों की बात करूँ, विश्व में मैं देशों की बात करूँ तो एक नंबर पे कौन आता है, तो आप ध्यान रखेंगे विश्व में देशों की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है, तो आप बताएंगे सर चीन। फिर किस में, भारत में। ठीक है, फिर किस में, तो आप बताएंगे सर भारत के बाद में यूएसए में। ठीक है, फिर किस में, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के बाद में किस में, ब्राज़ील में। ब्राज़ील का क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान आता है। ठीक है, ब्राज़ील का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर किसका नंबर आएगा, पाक का नंबर आएगा। ठीक है, पाक के बाद में कौन आएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश का नंबर आएगा। बांग्लादेश के बाद में नंबर किसका आएगा, तो आप बताएंगे रूस का आएगा। तो मैंने कितने देश लिखे हैं, 8 देश लिखे हैं। उनमें से देखिए आप 8 देश लिखे हैं मैंने। ठीक है, तो 8 देशों में आप देखिए कि भारत का कौन सा स्थान आ रहा है, दूसरा आ रहा है। रूस का कौन सा 8वां है। जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर चीन, 2 नंबर पे भारत, 3 नंबर पे यूएसए मतलब अमेरिका, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, ब्राज़ील 5 नंबर पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ब्राज़ील 5 पे आता है और जनसंख्या की दृष्टि से भी 5 पे आ रहा है। देखिए अब पाक कौन से आता है, 6, 7 पे कौन आ रहा है, बांग्लादेश। और रूस कितने में आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है। तो विश्व में ये देश भी ध्यान रखेंगे। और भारत कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। भारत में पूरे विश्व की कितने % जनसंख्या निवास करती है, 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है, जबकि वर्तमान स्थिति देखें तो 125 से भी ऊपर है। तो ये स्थिति है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से शहरों की मैं बात करूँ, शहरों की अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई है। जनसंख्या की दृष्टि से मुंबई शहर है सबसे बड़ा। और 2 नंबर पे कौन सा है, दिल्ली है। ठीक है, 2 नंबर से कौन सा, दिल्ली है। ठीक है, देखिए हमने पिछली क्लास में एक बात ध्यान नहीं दी, वहाँ क्या नहीं ध्यान दी कि हमने बात वहाँ क्षेत्रफल की कर रहे थे पिछली क्लास में, पिछली क्लास से पहले वाली में हम बात क्षेत्रफल की कर रहे थे, लेकिन हमने जनसंख्या के हिसाब से लिख दिया था। तो देखिए वहाँ मैंने बात की थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने क्या बताया था, मुंबई बड़ा है और दिल्ली छोटा है। लेकिन ये बात मैंने जनसंख्या की दृष्टि में दिमाग में रहा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जनसंख्या के हिसाब से 1 नंबर पे इसका आएगा, 2 नंबर पे इसका आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप ध्यान रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर दिल्ली का आएगा, 2 नंबर मुंबई का आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, ये जनसंख्या के हिसाब से 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका। क्षेत्रफल के हिसाब से वहाँ हमने जनसंख्या के देख लिया, जबकि देखना क्या था, क्षेत्रफल देखना था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जिले ध्यान रखेंगे, जिले की मैंने बता दिए 2, राज्य मैंने बता दिए। ठीक है, विश्व के संदर्भ में भारत बता दिया। ठीक है, विश्व के संदर्भ में जनसंख्या के बारे में ध्यान रखिए, नॉर्मल। ठीक है, कुछ नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता दिए जनसंख्या के बारे में। बाकी जनसंख्या एक अलग ही पॉइंट टॉपिक है, उसको वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ आ गया तो हम देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे,
ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ, देखिए आप, अब आगे वाले पॉइंटों की ओर चलता हूँ मैं। चलो आगे वाले पॉइंट की ओर चले। जलीय अधिकार की बात करें। क्या है जलीय अधिकार? किसी भी देश को देखिए आप, प्रत्येक देश को जलीय अधिकार दिया गया है। 1982 में ये बना था कानून। तो अब देखिए आप, जलीय अधिकारों की मैं बात करूं तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, भारत के संदर्भ में बात करें। देखिए आप, भारत के संदर्भ में मैं जलीय अधिकार की बात, मैं क्या समझा रहा हूँ ऐसे तो आप समझ पाएंगे इस बात को। अब जलीय अधिकार में एक बात ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखेंगे, देखो आप देखिए, ये क्या है? तटीय सीमा है। ये क्या है? तटीय सीमा है। ये क्या है? तटीय सीमा है। और तटीय सीमा को अगर मैं देखिए, तटीय सीमा को सीधा करेंगे, तटीय सीमा को, रेखा को एक सीधा करने के लिए एक रेखा बनाई जाती है। उस रेखा का, इसका आधार, ये क्या है? आधार रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार रेखा। तटीय सीमा को अगर समांतर करे, तटीय सीमा को समांतर कर दे तो उस रेखा को क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। तटीय सीमा को समांतर करने के लिए ऐसे नहीं, देखो उबड़ खाबड़ आएगी ऐसे, यहाँ कुछ ज़्यादा है, यहाँ कम है, फिर ज़्यादा है, तो उनको सीधा करने के लिए जो एक रेखा का निर्धारण किया जाता है, काल्पनिक रेखा, तो वो क्या है? एक आधार रेखा है, ठीक है। इस आधार रेखा के, देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, इस आधार रेखा के, आधार रेखा और तटीय रेखा के बीच में जो पानी है, आधार रेखा और तटीय रेखा के बीच में जो पानी है, वो क्या? प्रादेशिक, वो क्या है? प्रादेशिक है, ठीक है, प्रादेशिक जल है, ठीक है, प्रादेशिक जल है, ठीक। फिर इसके बाद में आधार रेखा से आप ध्यान रखेंगे, देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। आधार रेखा से 24 समुद्री मील, सॉरी पहले 12 ध्यान रखेंगे। आधार से रेखा से 12 समुद्री मील, आधार रेखा से 24 समुद्री मील और आधार रेखा से 200 समुद्री मील, समुद्री मील, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है, सर जो आपने बनाया है, देखिए आधार रेखा से बनाया है मैंने, ठीक है। तो आधार रेखा से मैंने क्या क्या बनाया है? एक तो बनाया मैंने प्रादेशिक, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक रेखा, एक संलग्न, संलग्न सीमा, एक मैंने बनाया आर्थिक, अनन्य क्षेत्र। बात समझ पा रहे? देखिए तटीय सीमा को सीधा करने के लिए मैंने रेखा बनाई, उसका नाम आधार रेखा। एक बार आप नॉर्मल समझ लीजिए, आधार रेखा। और तटीय रेखा और आधार रेखा के बीच में जो जल है उसको क्या बोले? प्रादेशिक जल। फिर इससे 12 समुद्री मील एक रेखा बनाई जाती है, उसका नाम है प्रादेशिक सीमा। फिर उससे 24 समुद्री मील एक रेखा खींची जाती है, उसका नाम क्या है? संलग्न सीमा, ठीक है। संलग्न सीमा या अविच्छेदन रेखा भी कहते हैं इसको, संलग्न सीमा या अविच्छेदन रेखा, अविच्छेदन रेखा, संलग्न सीमा या अविच्छेदन रेखा। फिर इसे 200 समुद्री मील आगे एक लाइन और है, देखिए आप, उस लाइन का नाम आर्थिक अनन्य क्षेत्र। अब आप बोलोगे सर, पहले बात तो आप ध्यान रखेंगे कि आधार रेखा से कितनी दूर है। ये सभी आधार रेखा से इनका निर्धारण किया गया है, ठीक है। और आधार रेखा के अंदर जल कौन सा है? आंतरिक जल है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान क्या रखना है, ये बात समझ पाए आप? इसमें एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? देखो मैं ये लिखने जा रहा हूँ, ये देखिए आप, यहाँ तक पूर्ण रूप से अधिकार होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में आप ध्यान रखेंगे पूर्ण रूप से अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार होता है। एक देश को पूर्ण रूप से अधिकार यहाँ होता है, ठीक है। एक देश को पूर्ण रूप से 12 समुद्री मील तक अधिकार होता है, वो पेट्रोलियम का उत्पादन भी कर सकता है, या कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इस क्षेत्र में वो उसका छिछला भाग होता है, ये उसी देश का तटीय छिछला भाग होता है, तो इसका पूर्ण रूप से अधिकार यहाँ तक होता है। कहाँ तक? 12 समुद्री मील तक पूर्ण रूप से अधिकार होता है। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा कुछ भी नहीं। 12 समुद्री तक की मैं बात करूँ तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ सीमा शुल्क ले सकता है, सीमा शुल्क। अगर कोई देश
का नाविक यहाँ से गुजर रहा है, या नाव यहाँ से जा रहा है, किसी देश के नाविक यहाँ जा रहा है, इधर इस सीमा से जा रहा है, तो ये सीमा शुल्क ले सकता है। जैसे भारत से यहाँ चाइना का जा रहा है तो यहाँ सीमा शुल्क लेगा कौन? 12 समुद्री मील तक सीमा शुल्क लेता है कौन? एक देश, ठीक है। जबकि 12 समुद्री मील तक तो पूर्ण अधिकार है, 24 समुद्री मील तक क्या लेता है? 24 समुद्री मील तक क्या लेता है? सीमा शुल्क ले सकता है। बात समझ पा रहे? और यहाँ तक पूर्ण रूप से अधिकार है, ठीक है। और यहाँ सीमा शुल्क तक का अधिकार दिया गया है, ठीक है। सफाई का अधिकार दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ 200 समुद्री मील की बात करूँ मैं, इस क्षेत्र में नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, शोध कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? शोध कार्य कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, शोध कार्य कर सकता है इस क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे, इस क्षेत्र में शोध कार्य कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। इस द्वीप क्षेत्र में, इस क्षेत्र तक अब ध्यान रखेंगे सीमा का शुल्क ले सकता है, ठीक है। इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से अधिकार है। तो आप ध्यान रखें, आधार रेखा से प्रादेशिक सीमा के बीच की दूरी कितनी होती है? प्रादेशिक के बीच में आधार से संलग्न की दूरी कितनी होती है? आधार से अनन्य क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? और अनन्य क्षेत्र के बाद में आप ध्यान रखेंगे, अनन्य क्षेत्र के बाद में एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो क्षेत्र है, इसके बाद वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं ओपन सागर, यानी ओपन सागर, ठीक है, यानी अनंत, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको ओपन सागर, इसको खुला सागर, ठीक है, ठीक है। ओपन सागर या खुला सागर, ठीक है। तो ओपन सागर यानी खुला सागर, ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र यानी इस 200 समुद्री मील के बाद में सभी देशों का क्या होता है? समान अधिकार होता है। इस क्षेत्र में ध्यान रखें, 200 समुद्री मील के बाद में आप एक ध्यान रखेंगे, सभी देशों का क्या समान अधिकार होता है? यहाँ पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर कोई भी अधिकार जता सकता है, जिसमें जितना पावर होगा वो करेगा। सभी देशों का समान अधिकार होता है यहाँ पर। जबकि मैंने बता दिया 12 का क्या ध्यान रखना है, 24 का ये ध्यान रखना है, और 2 समुद्र, इन लाइनों का ध्यान रखना है। पहले आधार है, फिर प्रादेशिक, फिर संलग्न, फिर आर्थिक अनन्य क्षेत्र है, ठीक है। और तटीय सीमा को सीधा करने के लिए कौन सी होती है? आधार रेखा होती है। नॉर्मल ध्यान रखें, नए द्वीपों का निर्माण कहाँ कर सकता है? ये देखिए, यहाँ नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और ओपन सागर ये खुला सागर है, यानी इसमें सभी देशों का समान अधिकार होता है, तो आप बताएंगे। और एक देश को कहाँ तक ज़्यादा अधिकार होता है? 200 समुद्री मील तक अधिकार होता है, पूर्ण रूप से 12 समुद्री मील। इतना ध्यान रखेंगे कि मैंने सारा समझा दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जलीय अधिकार की बात करें, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? वहाँ आ जाए, नए द्वीपों का निर्माण किया जाए तो, ठीक है। कहाँ तक कर सकते हैं? यार इनके दोनों के बीच में यहाँ नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आगे वाले पॉइंटों की ओर चलें, तो देखिए आगे वाले पॉइंटों में मैं चलता हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है? विदेशी क्षेत्रों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विदेशी क्षेत्रों की बात हो रही है, यानी विदेशी समाकलन क्षेत्र की बात हो रही है। ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए आप। अब एक बात ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखेंगे? देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, ये देखिए आप, दादर नगर हवेली और दादर नागर हवेली, और ये दमन दीव, और ये गोवा। समझ पा रहे हैं? ये जो क्षेत्र है, ध्यान रखें आप, ये 4 क्षेत्र आपके सामने आए हैं, 4 क्षेत्र आपके सामने आए हैं, ठीक है। इन 4 क्षेत्रों में से देखिए आप, ये जो क्षेत्र है, ध्यान से देखिए आप, ये जो 4 क्षेत्र है, ध्यान से देखिए आप, इन 4 क्षेत्रों में पुर्तगाल की मैं बात करूं, देखिए ये क्षेत्र तो 1954 में, ठीक है, और ये क्षेत्र 1961 में, ठीक है, स्वतंत्र हुए। किससे स्वतंत्र? किससे हुए? पुर्तगाल से, पुर्तगाल से, ये भी पुर्तगाल से। तो आप कह सकते हैं कि सर टोटल कितने क्षेत्र हो गए पुर्तगाल से?
ठीक है। ये किसके अधीन थे? पुर्तगाल के अधीन थे। कितने क्षेत्र? 4 क्षेत्र। यानी देश आज़ाद होने के बाद में 4 क्षेत्र पुर्तगाल के अधिकार में थे। ठीक है। ये दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली ये जोड़ा गया। ठीक है। तो दादर और नागर हवेली ये 1954 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुए और ये दोनों क्षेत्र कब हुए? 1961 में। तो आप बताएंगे पुर्तगाल से ये क्षेत्र अलग हुए। ठीक है। पुर्तगाल के अधिकार में कौन कौन से थे? विदेशी क्षेत्र जो स्वतंत्र हुए, ये मैं बात कर रहा हूँ। जो विदेशी क्षेत्र जो कब स्वतंत्र हुए, बात समझ में आ रही? तो पुर्तगाल के अधिकार में कौन थे, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बात हम थोड़ी सी और करें, पुर्तगाल के अलावा मैं बात करूं तो देखिए, पुर्तगाल के अलावा हम बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं। देखिए आप क्या बात करते हैं, एक तो हम बात करते हैं माहे की। माहे कहाँ पड़ता है? केरल में। माहे कहाँ पड़ता है? केरल में। करिकाल और पुदुचेरी कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। ठीक है। पुदुचेरी, ठीक, और एक क्षेत्र कौन सा? करिकाल, और एक क्षेत्र पड़ता है आंध्र प्रदेश में, यानाम। ठीक है। ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु में पड़ते हैं, तमिल में पड़ते हैं, तमिलनाडु में। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? केरल में। तो इन 4 क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनाया गया? पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जिसका वर्तमान नाम पुदुचेरी है। इन चारों को मिलाकर क्या बनाया गया? पुदुचेरी बनाया गया। तो आप बताएंगे सर ये 4 है, ये पुदुचेरी में। देखिए यानाम एक आ गया और पुदुचेरी बी, ठीक है, करिकाल सी, और ये डी कौन है? माहे। इन चारों को मिलाकर वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में पुदुचेरी के भाग कितने हैं? 4 है। लेकिन ये पुदुचेरी के भाग हैं, ये किसके अधिकार में थे? तो आप ध्यान रखेंगे ये चारों ही क्षेत्र, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो चारों क्षेत्र है, ए प्लस बी प्लस सी ये प्लस डी, ये चारों ही जो क्षेत्र हैं वर्तमान में पुदुचेरी के भाग हैं, ये चारों क्षेत्र किसके अधिकार में थे? फ्रांस के अधिकार में थे। किसके अधिकार में थे? फ्रांस के अधिकार में थे। ठीक है। फ्रांस के अधिकार में थे। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस है। सीन नदी के किनारे स्थित विश्व का सबसे सुंदर शहर कौन सा है? पेरिस है, जो फ्रांस की राजधानी है। सुंदरियों का शहर कहा जाता है, सुंदर शहर पेरिस। पूर्व का पेरिस, यानी हमारा जो जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये भी एक सुंदर शहर है, इसे पूर्व का पेरिस कहते हैं। बात समझ? पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे जयपुर को कहते हैं। इसको संज्ञा दी गई है। जबकि विश्व का सबसे सुंदर शहर कौन सा है? फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कहाँ स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। तो ये फ्रांस के अधिकार में थे। सर ये जब फ्रांस के अधिकार में थे तो स्वतंत्र कब हुए? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये कब स्वतंत्र हुए तो मैं ये बता देता हूँ। ये स्वतंत्र कब हुए? ये 1 नवंबर 1954 को स्वतंत्र हुए। 1954 को स्वतंत्र हुए। देश आज़ाद कब हुआ था? तो आप बताएंगे सर 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन फिर भी ये फ्रांस के अधिकार में थे। फिर भी ये फ्रांस के अधिकार में थे, जो 1954 में फ्रांस से स्वतंत्र हुए थे। वर्तमान में इन चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं? पुदुचेरी बोलते हैं। आप ध्यान रखेंगे ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जबकि पूर्व का पेरिस कौन है? जयपुर है। बात समझ पा रहे हैं? और ऊपर वाले 4 क्षेत्र किसके अधिकार में थे? पुर्तगाल के अधिकार में थे। ठीक है। पुर्तगाल के अधिकार में थे। ठीक है। पुर्तगाल के निवासी, देखिए कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की, और पुर्तगाल के जो निवासी थे वास्को डी गामा भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। ठीक है। वास्को डी गामा ने की थी भारत की खोज, जबकि कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। तो ये ध्यान रखेंगे। तो पुर्तगाल के अधिकार में थे 4 क्षेत्र और 4 फ्रांस के अधिकार में थे। तो ये क्षेत्र देश आज़ाद होने के बाद में स्वतंत्र हुए, तो इसका ये विदेशी क्षेत्र थे जो मैंने बता दिए। ठीक है। ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो कितने पॉइंट हमने क्लियर किए हैं? ये जो जितने भी पॉइंट हमने क्लियर किए 12 पॉइंट हैं। इन 12 पॉइंट ये सारे पॉइंट थे भारत के परिचय के पॉइंट थे, भारत के इंट्रोडक्शन के पॉइंट थे 12 पॉइंट। इन 12 पॉइंटों को मिलाकर हमने भारत के परिचय के टॉपिक को क्लियर किया है और रास्ता भारत के परिचय को क्लियर कर लिया। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, जो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।